Good afternoon, online students. ठीक है, so today we are going to start with the disaster management. ठीक है, so करें शुरू. Okay. डिजास्टर मैनेजमेंट. ठीक है, सो डिजास्टर मैनेजमेंट बेसिकली मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड प्रॉपरली? ठीक है, काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये. ठीक है, अगर मेंस में मार्क्स अच्छे लाने हो तो इसमें हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. कोई बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती. सबसे जो बेसिक सब्जेक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी. ठीक है, सो ज्योग्राफी बेसिकली डील करता है स्टडी ऑफ द अर्थ के बारे में. स्टडी ऑफ द अर्थ, राइट? ठीक है, सो डिजास्टर्स क्या होते हैं बेसिकली? सो डिजास्टर एक ऐसा इवेंट होता है जो बहुत ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक होता है. ठीक है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान होता है, जिसमें जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज होती हैं वो ह्यूमन कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो उससे कोप अप कर सके, यानी उनको रिड्यूस कर सके, कम कर सके. बहुत लार्ज स्केल पे और सडन इवेंट्स ये हो सकते हैं डिजास्टर्स. डिजास्टर के साथ में हम एक चीज और लेकर के चलते हैं, दैट इज हैजार्ड. हैजार्ड इज बेसिकली एक ऐसी कोई साइट जिसमें पोटेंशियल हो डिजास्टर का, हम उसको हैजार्ड कंसीडर कर लेते हैं. सो डिजास्टर्स अगर आप देखोगे तो दो तरह के डिजास्टर्स माने जाते हैं. एक होता है हमारे पास नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, और दूसरे डिजास्टर्स होते हैं मैन मेड डिजास्टर्स. ठीक है, सो नेचुरल मतलब जो नेचर की वजह से होते हैं, जिसमें कि नेचर का रोल होता है. मैडमेड मतलब दे आर जस्ट ह्यूमन मेड, कि हम लोग कुछ ऐसा कुछ करते हैं अर्थ के ऊपर जिसकी वजह से डिजास्टर होते हैं और वो हमें ही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं ऑन अ लार्ज स्केल. ठीक है, सो नेचुरल डिजास्टर्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम नोट कर सकते हैं, जो हमने बिल्कुल सबने ही देखा होगा, आई थिंक सबने एक्सपीरियंस भी किया होगा, तो दैट इज मेनली द अर्थक्वेक. ठीक है, सो अर्थक्वेक किया है फील आप सबने? जब भी अर्थक्वेक आता है क्या होता है? हाँ, सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ. कैसे होता है ये सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ? प्लेट्स में? कौन सी प्लेट्स में? हाँ, लिथोस्फेरिक प्लेट्स में या टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर कोई फॉल्ट होता है उसकी वजह से. यानी कि हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि अर्थक्वेक एक तरह की एक ऐसी एनर्जी है जो अर्थ के इंटीरियर से आती है. तो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो एनर्जी रिलीज करेगी, उस एनर्जी की वजह से ही हमारे पास सरफेस वेव्स जनरेट होती है, जिस वजह से हमें नुकसान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, एनिमल्स को, ह्यूमंस को. ठीक है, कई बेसिस पे ये हमारा जो डिस्ट्रक्शन है वो देखने को मिल सकता है. ठीक है, सेकेंडली अगर देखा जाए तो सेकेंड हो सकता है कोई वॉल्केनिक इरप्शन. ठीक है, कोई आसपास जैसे कोई मलेशिया है, फिलीपींस है या जापानीज आइलैंड्स हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है. कई बार क्या होता है कि जो वॉल्केनोज होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक वो कई बार क्या करते हैं कि डॉर्मेंट हो जाते हैं. तो डॉर्मेंट का मतलब है कि उसमें कोई एक्टिव वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हो रही होती. लेकिन अचानक से एक दिन क्या होता है कि अचानक से जो अब उन हजारों सालों में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि उसमें आसपास अर्बनाइजेशन हो जाती है, एग्रीकल्चर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह से आना स्टार्ट कर जाते हैं. तो जब ऐसा कुछ होता है तो एक नॉर्मल सेटल लाइफ चलती है, यानी सेटलमेंट्स होते हैं आसपास. लेकिन एक दिन अचानक से क्या होता है कि वहां पे वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है. और जब वो इरप्ट होता है तो उसके इरप्ट होने से, ठीक है, वहां पे एक तो सबसे पहले तो स्मोक निकलेगा बहुत ज्यादा. ठीक है, फिर उसमें से ऐश निकलती है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलता है, फिर लावा चलना स्टार्ट करेगा. जब वो लावा डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलता है तो आसपास अगर कोई 10 किलोमीटर की रेंज में या 20 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई शहर अर्बन सेंटर आया तो अब वो डायरेक्टली उसकी रेंज में आ गया.
अब जैसे वो लावा आएगा तो सोचो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, लाइक अगर वो बेसाल्टिक होगा तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होने से जब वो बिल्कुल अंदर जाएगा तो वो सब कुछ क्या करेगा, जलाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो उसमें चाहे वो फिर फॉरेस्ट हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है। अब लोग वहां से क्या स्टार्ट करेंगे, माइग्रेशन, यानी वो एक जगह से धीरे धीरे क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऐसे चलना स्टार्ट कर देंगे। तो वो भी एक जो सेटल्ड लाइफ थी उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो वो भी हमारे पास क्या हो सकता है, एक नेचुरल डिजास्टर हो सकता है। ठीक है, थर्ड नेचुरल डिजास्टर अगर आप देखोगे तो अभी दिल्ली में अगले 3 से 4 दिन में मॉनसून आएगा। ठीक है, अभी मॉनसून स्टार्ट हो जाता है मोस्टली मई के एंड में और जून के स्टार्टिंग में शुरू हो जाता है। ठीक है, तो भारत में यानी कि दिल्ली में तो दिल्ली अगर आप देखोगे तो भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो उतना विंड्स को डिस्टेंस कवर करने के लिए समय लगता, तो 1 महीना लग जाता है कम से कम। ठीक है, वहां तक कवर करने के लिए, यानी दिल्ली तक आने के लिए। अब यहाँ इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि इंडिया में जो टोटल हमारा रेनफॉल है, ठीक है, वो 7 से 8 महीने जो हमारे होते हैं उसमें 20% रेनफॉल रहता है टोटल रेनफॉल का। बट जो 3 to 4 मंथ्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, इसके अंदर 80% रेनफॉल होता है टोटल का। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा रेनफॉल है। और जब ऐसा रेनफॉल सिर्फ 3 to 4 मंथ्स के बीच में होगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारे भारत के अंदर फ्लड्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो फिर फ्लड्स आते हैं, फ्लड्स के साथ में कई बार फ्लैश फ्लड्स भी आते हैं, यानी बहुत अचानक से पानी। एक तो फ्लडिंग का मतलब होता है कि जैसे 2-3 दिन से बारिश चल रही है, तो ये सबको पता है कि रिवर का जो वाटर है, ठीक है, वो वाटर लेवल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कि बढ़ेगा। चलो तब तक तो हमने दूर हटा दिया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, उसने भी दूर हटाया उसको, लोगों को ले गए बाहर, सेफ जोन में ले गए, फ्लड जोन से निकाल दिया। बट कई बार क्या होता है, कई बार अचानक से क्लाउड बर्स्ट होते हैं। क्लाउड बर्स्ट का मतलब पता है आपको क्या होता है, व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट? ओके, वेरी गुड। मुझे लगा कि ऊपर बादल होता है, किसी ने छेद कर दिया, सारा पानी नीचे आ गया। तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि छोटे से एरिया के अंदर बहुत ज्यादा तेज बारिश होना बहुत थोड़े समय में, उससे क्या होता है, उससे इतना ज्यादा बारिश होगी, इतना पानी आएगा कि ऐसा लगता है कि बादल ही फट गया हुआ है पूरी तरह से। ठीक है, और कहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट को प्रोडिक्ट करना इट इज इम्पॉसिबल, मतलब उसको प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि एक डॉपलर रेडार्स होते हैं। रेडार बेसिकली बहुत बड़ी मशीन होती है, उस मशीन से रेडार्स हम रेडियो वेव्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, जो डिटेक्ट करती है, तो कुछ वेदर सिस्टम को डिटेक्ट कर लेती है, यानी 2 घंटे पहले थोड़ी कंडीशन पता लग जाती है कि इस जगह पे हो सकता है कि यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो सके। तो ऐसा अगर कुछ सिचुएशन बनती है तो उस केस के अंदर अगर हमें ये पता लगा कि यहाँ क्लाउड बर्स्ट हो सकता है तो वहां से लोगों को इवैक्यूएट करवा सकते हैं। अगर क्लाउड बर्स्ट हुआ तो आप ये मान के चलिए कि जो नाला बिल्कुल सूख भी गया है, ठीक है, विद इन हाफ एन आवर या 1 आवर के अंदर आपको उसमें बहुत ज्यादा पानी मिलेगा अचानक से। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो रिवर के किनारे काम भी करते रहते हैं। कुछ लोग पिकनिक मनाने गए होते हैं, अच्छी खासी धूप लगी होगी, बैठे होंगे, कोई मछली पकड़ रहा होगा, है ना, कोई नहा रहा होगा, कोई और क्रॉस कर रहे होंगे। अब अचानक से तेजी से पानी आए तो वो सबके सब साथ ही चले जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है फ्लैश फ्लड। ऐसा केदारनाथ में हो चुका है, ऐसा चमोली डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है। ठीक है, ऐसा और भी कई जगह 2021 में भी हुआ था उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, करण प्रयाग ऊपर एक एरिया है, वहां से ग्लेशियर टूट गया था, उधर से फ्लैश फ्लड आए थे। तो एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है नीचे, उस हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम चला हुआ था, काफी लोग काम कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि अचानक से पानी है, उनको पता भी नहीं चला कि आया। उसको भी हम कंसीडर करते हैं किसमें, फ्लैश फ्लड्स में। ठीक है, तो क्लाउड बर्स्ट भी कंसीडर कर लिया, फ्लैश फ्लड्स भी हमने इसमें ले लिए। इसके साथ में अगला कोई डिजास्टर कोई आप में से बता सके, साइक्लोन्स। ठीक है, तो साइक्लोन्स क्या होते हैं, दे आर वन काइंड ऑफ एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस, दे आर हाईली कैटास्ट्रॉफिक इन नेचर, दे आर एसोसिएटेड विद वेरी हाई विंड स्पीड, मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, और ये 150 किलोमीटर पर आवर भी क्रॉस कर सकते हैं। तो भारत में होता है हमारे पास ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, और अरेबियन सी में इसका डेवलपमेंट होता है। और इसकी वजह से जो उसका 5 to 7 डेज का पूरा पीरियड होता है, इस पीरियड के अंदर हम कई चीजें विटनेस करते हैं।
जिसमें कि हाई विंड स्पीड होती है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेनफॉल होता है, ठीक है। तो इससे भी काफी नुकसान हमारे कोस्टल एरिया में हमें देखने को मिल सकता है। और कुछ? हाँ जी, ड्राउट्स, ठीक है। तो ड्रॉट्स क्या होती है, मतलब सूखा पड़ना, कि जब बारिशें कम होना स्टार्ट होती हैं तो ड्रॉट आती है। तो जब ड्रॉट भी हमारे पास क्या है, ये भी एक इसको सडन तो नहीं कह सकते, बट दिस इज अ स्लो ऑनसेट ऑफ डिजास्टर। ये बहुत धीरे 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 होता है। ड्रॉट कई तरह की होती है, कोई हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होती है, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होती है, ठीक है। आगे देखेंगे हम कौन कौन सी है। इसके बाद कोई और? लैंडस्लाइड्स आर वेरी कॉमन इन द हिली एरियाज, इन द माउंटेनियस एरियाज, ठीक है। लैंडस्लाइड दोनों तरह से होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, साथ में मैन मेड भी होते हैं, दोनों कंसीडर करेंगे। और नेचुरल में फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है। आजकल बहुत फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड के अंदर। तो ये जो फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, ये भी दो तरह से होती हैं, एक नेचुरल भी होती हैं, साथ साथ में ये मैन मेड भी होती हैं। इंसान जानबूझ के भी आग लगाता है, क्योंकि पहले ड्राई सीजन होता है तो उसने आग लगाई। जितने भी जो ऐसे, अगर आप मानोगे कि जो जिन झाड़ियों की जरूरत नहीं है वो सब जल जाएंगी, ठीक है। जब वो जल जाती हैं तो उसके जलने के बाद जब बारिश होती है तो अच्छा खासा घास लगता है। बट जब वो जंगल जलता है तो उसमें दो तरह की फायर होती है, एक सरफेस फायर होता है, क्राउन फायर होता है। सरफेस फायर का मतलब सिर्फ सरफेस जलेगा, ठीक है। क्राउन फायर का मतलब है पूरे पेड़ के पेड़ जल जाते हैं। अब जब उसमें पूरे सारे पेड़ ही जल जाएंगे तो आप सोचो फिर उसमें कितनी ज्यादा आग लगती होगी, कितना नुकसान होता होगा। और ट्रीज जो है वो बेसिकली तो एसेट्स ही हैं, ठीक है। दे आर बेसिकली लंग्स ऑफ द अर्थ। तो वो अच्छे से अगर ब्रीद करेंगे तब तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी। अगर वही जल जाएंगे तो हमारा कार्बन सिंक भी चला गया, ऑक्सीजन भी कम हुई, साथ में जो हमारी इकोनॉमिक एसेट है वो भी खत्म होती जा रही है। तो उनको भी एक बार देखेंगे कि फॉरेस्ट फायर कैसे होती हैं, कहां कहां पे है, रिसेंट में क्या उसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और कोई इसमें? हाँ जी, अर्बन फ्लड्स, ठीक है, बड़ा कॉमन है अर्बन फ्लड्स का, ठीक है, वो भी देख लेंगे। इसके साथ में एक होता है सुनामी, ठीक है। सो सुनामी एक जापानीज शब्द है, इसका मतलब होता है हार्बर वेव, ठीक है, यानी जो किनारे पे आती है। ये बहुत ऊंची ऊंची होती है, 50, 60, 70, 80 इतने मीटर्स की होती हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये हमारे सारे कौन से हो गए, दीज ऑल आर दी नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है। तो दूसरे यहां पे कौन से हमारे, ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड डिजास्टर में सबसे बड़ा डिजास्टर है वॉर, ठीक है। तो अभी देखो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, ठीक है, वॉर चल रहा है। दूसरा वॉर जो है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में, ठीक है। तीसरा पता नहीं कहां होगा, वैसे चांसेस तो बन रहे हैं कहीं ना कहीं होने के, तो वो भी मे भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आप देखते हैं कि यूक्रेन में, ठीक है, जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे हमारे यहाँ काफी सारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे वो वहां पे जाकर के एमबीबीएस कर रहे थे, ठीक है। वहां थोड़ी सस्ती हो जाती है, सीट्स पे मिल जाती हैं, तो वहां सारे डॉक्टर वही बनते हैं, ठीक है। या फिर एक एग्जाम होता है, पास करके ही डॉक्टर लगते हैं फिर आके। तो ऐसे में सारे वहां थे। अब वहां जब अचानक से, ठीक है, वॉर स्टार्ट हो गई थी, तो भारत ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिस प्रोजेक्ट के थ्रू वहां से उन इंडियन स्टूडेंट्स को क्या किया, बाहर निकाला, ठीक है, उनको बाहर लेकर के आए, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू लाया। अब वहां पे आप देखोगे कि लगातार बॉम्ब्स के बॉम्ब्स वहां पे डेली एक्सप्लोड हो रहे हैं, ठीक है, आईडीज एक्सप्लोड हो रही हैं, उसके एक्सप्लोजन की वजह से बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रही हैं, ठीक है। यहाँ इसराइल और उसकी हमास की वॉर के अंदर भी आपने देखा होगा, हॉस्पिटल और स्कूल्स के अंदर भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, जिससे कई सारे बच्चों की डेथ हो गई, ठीक है। हॉस्पिटल के अंदर ब्लास्ट हो गया, तो आप सोचो कोई पहले ही बेचारा कोई बीमार है, किसी के चोट लगी है, वो हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल ही ब्लास्ट कर दे, फिर तो और दिक्कत है। कितना बड़ा मतलब क्राइसिस है वो। तो वॉर एक बहुत लार्ज स्केल क्राइसिस होता है, ठीक है, ये बहुत लंबा चलता है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। सेकंड होती है एपिडेमिक्स। एपिडेमिक अभी अभी बेचारे एक से बचे हैं हम, ठीक है, दैट इज कोरोना। जब आया था तब तो लगा था कि पता नहीं, लोग तो ये कहते थे आधी दुनिया खत्म हो जाएगी, पॉपुलेशन कम हो जाएगा, ठीक है। वैसे होना तो चाहिए था बट उतना हो नहीं पाया। हम लोग टोटल कितने हैं, 800 करोड़ हैं, 8 बिलियन पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, और कहते हैं अगले 20 से 25 साल में ये हम लोग जो है, ठीक है, वो 10 बिलियन हो जाएंगे। अब 10 बिलियन पॉपुलेशन के लिए कहां से इतना खाना लाएंगे, पानी लाएंगे, शेल्टर लाएंगे, ठीक है, पूरे फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे।
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से भी कई सारे अब डिजास्टर्स क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने को मिल रहे हैं, यानी क्लाइमेट चेंज जो डिजास्टर्स की इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज कर रहा है इसी वजह से, ठीक है। और यहाँ पे एपिडेमिक्स आ गई, तो एपिडेमिक्स की भी क्या करते हैं, ये भी लार्ज स्केल पे नुकसान करते हैं। एपिडेमिक्स दो तरह की, एक तो नेचुरल होती है कि चलो नेचुरल किसी वजह से आ गई, दूसरी होती है मैन मेड। मैन मेड का मतलब ये होता है कि हम लोग बायो वेपन्स यूज कर लेते हैं। जैसे अभी भी कई जगह पे ये कहा जाता है कि बेसिकली जो चाइना ने जो चाइना या रिसर्च अभी बताएगी प्रॉपरली अगले 10 से 20 साल के बाद कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो ऐसा तो कहते हैं कि लेबोरेटरी से निकला था, वुहान से या जहां से भी निकला था, लेकिन बेसिकली हो सकता है ये एक बायो वेपन ही हो कि उसको ट्रिगर कर दिया। अब बायो वेपन अगर ट्रिगर कर दिया, ठीक है, तो उससे भी इंसानों को नुकसान है, ह्यूमंस को ही लॉस हुआ है कहीं ना कहीं, तो उसको भी हम यहाँ काउंटर करते हैं, ठीक है। केमिकल वेपन्स हैं उसको भी यहाँ लेके चलते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ आते हैं। तो अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो उससे भी नुकसान होगा। हिरोशिमा नागासाकी का हमें पता है कि रिजल्ट की क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में हम सब क्या करते हैं, यहाँ पे लेकर के चलते हैं। अब मेन चीज ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों पढ़े, ठीक है। वैसे तो यूपीएससी का पूरा सिलेबस अगर देखा जाए तो डीसी बनाने लायक ही है, ठीक है, चाहे वो GS1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 है। तो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे तो जो एक हमारा डीएम है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है या फिर डिविजनल कमिश्नर है, ये एक ही होते हैं दोनों पर्सन, डीसी बोलते हैं इसको, ठीक है। कोई आईएएस ऑफिसर ही होता है ये, ठीक है। 5-6 साल का जब मतलब उसका पूरा सर्विस हो जाता है तो फिर ये पोस्ट मिल जाती है इजीली। तो उसमें ये रहता है कि ये जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, ठीक है। मान लो आप कल को डीसी बन जाते हो अपने डिस्ट्रिक्ट के, तो सबसे पहले आपके सामने आपके ऑफिस में एक मैप लगा होगा, पूरा ज्योग्राफिकल मैप। उस मैप के अंदर जब आप उसको देखोगे तो वहां आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये एरिया हिल्स का है, यानी 30% एरिया मेरे डिस्ट्रिक्ट में हिल्स का है, ठीक है। 20% एरिया प्लेन्स का है, ठीक है। उसके बाद 30% एरिया आ गया प्लेटोज का, ठीक है। तो ऐसे जब आपने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये पर्टिकुलर जोन्स हैं और इन जोन के अंदर ये सब होता है, तो अगर 30% एरिया हिल्स का है मतलब कि ऐसा एरिया भी है जो वल्नरेबल है लैंडस्लाइड्स के। फिर 20% एरिया क्या आ गया हमारा, प्लेन्स का, मतलब कि दिस एरिया इज वल्नरेबल टू दी फ्लैश फ्लड्स एंड दी फ्लड्स। आपको इमीडिएटली पता चल गया कि ये एरिया आ गया। अब जब वो एरिया आपके सामने है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी जितनी डिस्ट्रिक्ट की ज्यूरिसडिक्शन है उस ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन से डिजास्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई हिमालयन डिस्ट्रिक्ट है तो हिमालयास के बारे में आपने टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा ही होगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स आर एक्टिव, ठीक है, कि जो इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, ठीक है। हिमालयाज आर कंटिन्यूअसली राइजिंग, कि हिमालय अभी भी क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। इफ हिमालय इज राइजिंग देन हिमालयन स्टेट्स आर वेरी प्रोन टू द अर्थक्वेक्स। वहां तो अर्थक्वेक आएंगे क्योंकि नीचे जो हलचल होगी उसका रिजल्ट तो ऊपर ही मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ऐसे में अगर वहां अर्थक्वेक्स है तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में हमें ऐसी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को लेकर के चलना है कि अगर अर्थक्वेक आए तो कम से कम नुकसान कम से कम हो या फिर नुकसान ना ही हो। अब उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होंगे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे कि हमारे पास बिल्डिंग कोड है, तो बिल्डिंग कोड में लिखा हुआ है कि कौन कौन से जोन में किस तरह की कंक्रीट डलनी चाहिए, कितना सरिया वहां पे यूज होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उन सबकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उन सबको बताया जाना चाहिए। अब इशू कौन करेगा, डीसी साहब ही करेंगे। और इसके साथ में वो पूरी डिस्ट्रिक्ट के अगर चीफ हैं, हेड हैं वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है, क्योंकि सिविल जैसे जुड़ता है ना, जैसे आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो जब सिविल चीज जुड़ जाती है तो सिविल का मतलब होता है नागरिक, यानी कि लोग, लोगों से जुड़ी हुई कोई भी चीज है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू ही होता है, ठीक है। उनको गवर्न जब करने की बात आ गई, ठीक है, लोगों का बेसिकली गवर्नेंस देखने की बात आ गई, तो वहां पे हम लोग फिर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ही चलाने की बात करते हैं। वो सब कुछ फिर वो डीसी के अंडर आएगा, फिर चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ आ गया। जो लोगों से जुड़ा वो एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। तो जब ऐसा कुछ होगा तो उस केस में फिर डीसी क्या करेंगे, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि मीटिंग बुलाएंगे सबकी। जैसे मान लो कि नए नए किसी ने डीसी ज्वाइन कर लिया, जाके 2-4 दिन बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मीटिंग कॉल करी। उस मीटिंग के अंदर जो डीसी साहब हैं वो सारे एसडीएम्स को भी बुलाएंगे,
तहसीलदार्स भी वहां प्रेजेंट होंगे। इसके साथ में वहां पे जो मीटिंग चलेगी, उस मीटिंग के अंदर सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से जोन में आती है। जोन 2 में है, जोन 3 में है, जोन 4 में है, जोन 5 में है। तो ये सिलेक्शन हो गया कि हाँ जी ये अर्थक्वेक का जोन 4 है। अगर अर्थक्वेक जोन 4 है तो मतलब यहाँ पे कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है? ये आ सकता है हमारे पास 6 to 8 तक के आसपास का। तो मतलब अगर 6 से 8 तक आ सकता है तो मतलब बहुत कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन हो सकती है, बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे क्या स्टार्ट होगा? तैयारी। ठीक है, क्योंकि डिजास्टर तो कभी भी आएगा, वैसा थोड़ी है कि अर्थक्वेक सपना आएगा पहले रात को कि हाँ जी अगले दिन आऊंगा मैं, है ना, तो सब लोग मतलब सीट बेल्ट बांध लेना, ऐसा थोड़ी भी होता। तो अचानक से आता है, अचानक से एक्टिविटी होती है, कई बार सोए सोए रहते हैं तब भी अर्थक्वेक आ जाता है इजीली, हमें थोड़ी पता चलेगा। तो उसके लिए सिर्फ एक चीज है कि हम लोग पहले ही क्या कर लें, हम लोग पहले ही तैयारी कर लें। ठीक है, तो तैयारी जो हम करेंगे पहले, ठीक है, उसी को हम कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। उस कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, पूरी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, एसपी बैठे होंगे, ठीक है, साथ में एसडीएम्स होंगे। उसी आगे अगर आप देखोगे तो वहां पे चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा। तो सबसे पहले चीफ मेडिकल ऑफिसर को पूछेंगे कि भाई बताओ आपके यहां पर कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने जोनल हॉस्पिटल हैं, कितने सिविल हॉस्पिटल हैं, कितनी डिस्पेंसरीज हैं, कितनी हमारे पास यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, ठीक है, या फिर और जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, बताओ। अब उन सब की लिस्ट बनेगी। उस लिस्ट के अंदर देखा जाएगा कि जोनल हॉस्पिटल के अंदर लाइफ सेविंग मेडिसिन कितनी है, जो हमें मतलब इमरजेंसी के टाइम पे चाहिए, तो उनका कोटा कितना है, कितनी पड़ी हुई है, कि अगर कोई बड़ा अर्थक्वेक आ गया अचानक से, ठीक है, और तो हमें कितनी मेडिसिन चाहिए होंगी, एनी आइडिया? तो वो पूरा बताएंगे कि यहाँ पे इतनी पड़ी है, और नीचे सिविल हॉस्पिटल में कितनी है, कम्युनिटी में कितनी है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में कितनी है, डिस्पेंसरीज में कितनी है, बताया। इसके साथ अगला वो ये भी बताएंगे कि कितने स्ट्रेचर्स पड़े हैं, क्योंकि स्ट्रेचर्स चाहिए होते हैं ना उस टाइम पे। अब बंदा अगर चोट लगी है तो कैसे उठा के, अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब अपने आप ही वो चल के आ जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं, तो मतलब काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो कितने कितने वो सब बताएंगे, ठीक है, इंजेक्शंस कितने हैं वो भी सब बताएंगे, पूरी डिटेल वो बंदा दे रहा है। स्टाफ कितना है, कितनी वैकेंसीज हैं, तो उसकी पूरी रिपोर्ट बनेगी एक सारी। उस रिपोर्ट में डीसी साहब क्या कर सकते हैं, फिर वो गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे शॉर्टेज है, कोई बड़ा डिजास्टर आया तो मैन पावर कम होगी, ठीक है, इसलिए पहले ही कुछ पोस्ट क्या कर दो, भर दो, फायदे में रहेंगे। ठीक है, नहीं होगा तो कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा। अब वो जुगाड़ कैसा होगा, वो जुगाड़ फिर लेकर के आएंगे एनजीओज। ठीक है, तो एनजीओज होती हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, इनको काम पे ले लेंगे बीच में। साथ में कोई नर्सिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पकड़ लेंगे। ठीक है, 3rd ईयर के पकड़ लिए कि चलो भाई तुम्हारी ट्रेनिंग ही सही, ठीक है, तो उनको ले लिया कि चलो मॉक ड्रिल में आओ, पार्टिसिपेट करो। तो उनको क्योंकि पता है कि काम कैसे हो रहा है, 3rd ईयर तक सीख ही जाते हैं वहां तक, ठीक है, 4th ईयर के नहीं भी आए तो उसमें भी हमारे पास फिर मैन पावर बढ़ जाती है। अगला डिपार्टमेंट पकड़ेंगे पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होते हैं, इनके पास होती है मशीनरी बड़ी बड़ी, ठीक है, इनके पास बुलडोजर होंगे, इनके पास लेबर भी होगी, इनके पास ट्रेंड लेबर होगी, उनको पता होगा। अब जैसे अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले क्या होता है, टावर गिरते हैं, पेड़ गिर जाएंगे, सड़कें टूट जाएंगी, ठीक है। अब मान लो अब हमें अगर एम्बुलेंसेस भी भेजनी है, उनको भी लॉन्च करना है, तो कैसे, बीच में तो पेड़ गिरे हैं, तो यही लोग क्या करेंगे, जेसीबी लेकर के भी आएंगे, बुलडोजर। अब इनके भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह सब डिविजन होती हैं, कोई सब डिविजन होगा, फिर इनका कोई जेई बैठा होगा, कोई एसडीओ बैठा होगा, कोई एक्सचेंज बैठा हुआ है, सब लोग होते हैं मतलब पूरे आराम से। बस उन जो चीफ इंजीनियर्स को बोलना कि भाई बता तेरे पास कितने ऑफिसर हैं, कितनी लेबर है, कितनी तुम्हारे पास मशीनरी पड़ी है, वो पूरी लिस्ट दे देगा कि कितनी चाहिए। ठीक है, अगला नंबर जो होगा वो अगला पकड़ देंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले, इनके पास भी दुनिया भर का सामान पड़ा होता है, इनको वाला लिस्ट निकाल लो पूरी, ये पूरा बताएंगे, एक एक चीज लिख देंगे कि मेरे पास इतनी कुल्हाड़ी है, मेरे पास इतने बेलचा है, मेरे पास ये है, पूरा A to Z हर चीज। ठीक है, ट्रैक्टर भी इतने हैं, सब बता दिया। बाकी कम पड़ेंगे तो पंजाब से मंगवा लेंगे, वो कोई टेंशन नहीं है। तो सब आ गए, मतलब एक साथ कर लिया जुगाड़। ठीक है, अगला नंबर किसी और डिपार्टमेंट का। ऐसे करते करते करते, ठीक है, जब पूरी लिस्ट बन गई, ठीक है, फिर सब एक पूरा प्लान बनाया जाएगा, एक पूरा प्लान बनेगा कि अगर डिजास्टर आया तो क्या क्या करना है।
फिर क्या करते हैं कि मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज करते हैं। स्कूल में कभी हुई होगी मॉक ड्रिल, ठीक है, कभी कोई आया होगा ऐसे अर्थक्वेक, तो फिर फायर ब्रिगेड वाले भी आते हैं, ठीक है, और लोग भी आते हैं, फिर इवैक्यूएट भी करवाते हैं, ठीक है। कुछ लोग वैसे ही मतलब उनको चोट लगे, ऐसा लगता है कि जिनको चोट लगी हुई, फिर उनको हॉस्पिटल भी लेकर के जाते हैं। तो ऐसा एक मॉक ड्रिल करवाई जाती है। वो किस लिए करवाते हैं? वो इसलिए कि हम देख सकें कि क्या क्या कमियां रह गई हैं और उन कमियों को पूरा कैसे किया जा सकता है, कि जब डिजास्टर आए तो हम लोग फिर आपस में ही हमारा कोऑर्डिनेशन ना हो तो फिर क्या फायदा उस चीज का। क्योंकि डिजास्टर के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम, क्योंकि टाइम जितना ज्यादा बढ़ेगा उतने आपके जो डेथ टोल है वो भी इंक्रीज करेगा। ये बड़ी चीज होती है, ठीक है। साथ में वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं बहुत सारे, तो वॉलंटियर्स को तैयार करवाना पड़ता है, उनकी ट्रेनिंग करवानी पड़ती है, ये भी वहीं से ही काम होता है। इसके साथ में वॉलंटियर्स का जगह जगह, ठीक है, क्योंकि वो जो वॉलंटियर्स होते हैं वो होते हैं हमारे फर्स्ट रेस्पोंडेंट, ठीक है। अब डीसी साहब तो जाएंगे नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, अब चीफ मेडिकल ऑफिसर तो जाएंगे नहीं पूरी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे जो वार्ड है, मान लो कि एक विलेज है, उस विलेज में मान लो 10-12 घर हैं उसके अंदर, तो 10-12 घर में से 3 से 4 लोगों की हम टीम बना करके वॉलंटियर लगा देंगे वहीं पे, ठीक है। तो वहां वॉलंटियर हो गया, उनका जो वार्ड मेंबर है उस वार्ड मेंबर के हाथ में दे देंगे वॉकी टॉकी, ठीक है, या फिर उसके हाथ में दे देंगे सैटेलाइट फोन, क्योंकि कम्युनिकेशन तो खत्म हो जाएगा उस टाइम, टावर्स तो गिर जाएंगे, तो उस टाइम पे तो बात कैसे होगी फिर कि यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, यहाँ पे कितना, ठीक है। आजकल तो चलो टेक्नोलॉजी और ज्यादा फास्ट हो गई, ड्रोन्स हैं या बाकी और चीजें हैं, लेकिन फिर भी उन सबको दिए जाएंगे सैटेलाइट फोन, जिससे सब जुड़े रहेंगे आपस में, जिससे वो बात कर सकते हैं। क्योंकि सैटेलाइट फोन को कोई ऐसा, आप देखो, कोई टावर नहीं चाहिए होता, वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली, तो कहीं भी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश इजीली हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे कि भारत को देखेंगे कि भारत में कौन कौन से डिजास्टर्स हैं, कैसे आते हैं, कहां कहां पे आते हैं, ठीक है, और उनकी इंटेंसिटी कितनी है, और हम कैसे उनसे बच सकते हैं और लोगों को भी बचा सकते हैं। मतलब आप जो यहां पढ़ोगे, कल को पेपर निकालोगे तो वो वहां भी काम आएगा, सिर्फ यही नहीं काम आएगा, सिर्फ वहां भी काम आएगा, ठीक है। कुछ तो क्लास नोट्स मतलब मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा, जैसे डिक्टेट करूंगा आपने नोट करते रहना है। एक तो ये है, ठीक है, कुछ डायग्राम्स बनाऊंगा, वो डायग्राम आपने साथ साथ बना लेने हैं, ठीक है। साथ में आपको ये बुकलेट दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाली, ये देखी होगी आपने, ठीक है, ये वाली बुकलेट, इस बुकलेट को आपने साथ में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है जस्ट टॉपिक्स में, फर्स्ट डिजास्टर यानी कि टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, क्राइसिस, हजार्ड, वल्नरेबिलिटी, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है। आगे डिजास्टर मैनेजमेंट, भारत में 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ है, जिस एक्ट में सब कुछ लिखा हुआ है कि हमने डिजास्टर आएगा तो हम क्या करेंगे, डिजास्टर्स की डेफिनेशन की है, कौन कौन से डिजास्टर्स को उसमें कवर किया जाता है, वो सब चीजें उसमें है ऑलरेडी। और डिजास्टर को मैनेज करने के लिए सेंट्रल लेवल पे जो अथॉरिटी होती है उस अथॉरिटी को कहते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इस अथॉरिटी को नेशनल लेवल पे चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो उनकी देखरेख में, उनकी गाइडेंस में सब कुछ होता है। और इसके साथ में जो स्टेट में होती है, तो स्टेट में होती है हमारे पास स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इट इज चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट होती है, तो डिस्ट्रिक्ट में कौन होते हैं, डीएम होते हैं, ठीक है, यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर, वो होंगे चेयरमैन। और सब डिवीजन पे कौन होंगे, एसडीएम होते हैं, ठीक है, तो वहां पे वो चेयर करते हैं। उसके नीचे कई बार ब्लॉक ऑफिसर को भी अपॉइंट कर दिया जाता है, वो भी देख लेते हैं, ऐसा सारा सिस्टम इन्हीं के थ्रू होता है, तो वो लोग देखते हैं। इसके साथ एक और फोर्स है, ठीक है, जिसको स्पेसिफिकली ट्रेंड किया गया है, जिसको संकट मोचन भी कहा जाता है भारत का, ठीक है, उसका नाम है एनडीआरएफ, ठीक है, दैट इज नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। पूरे भारत में इनकी बटालियंस हैं, बटालियन मतलब कि इनकी कंपनीज हैं जहां पे एस्टैब्लिश्ड हैंगे, और जहां भी किसी भी तरह का कोई इसमें से डिजास्टर आए तो ये पूरी तरह से ट्रेंड है, इनके पास पूरी तरह से टूल्स हैं, ठीक है, हर चीज इनके पास है, और ये लोग जाकर के काम करते हैं। तो एनडीआरएफ क्या है, ये हमारी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। किसके अंडर आती है, होम मिनिस्ट्री। और इसमें भी आप देखोगे कि इसके जो बेसिकली जो ऑफिसर्स होते हैं वो आईपीएस ऑफिसर्स ही होते हैं, वो डेपुटेशन पे आते हैं,
ठीक है, तो वो डेपुटेशन पे आए होंगे और इसमें डीजी रैंक होता है, डीजीपी रैंक होता है इसका भी, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। तो ये पूरे भारत के अंदर डिप्लॉय। अभी तो क्या हुआ था कि टर्की में अर्थक्वेक आया था, तो जब टर्की में अर्थक्वेक आया था तो एनडीआरएफ को फिर टर्की भी भेजा गया था। तो यहां से वो लोग गए थे अपने सारा अपरेटस लेके, हर चीज लेके, और वहां भी काफी सारे लोगों की उन्होंने जान बचाई है। तो हम भारत के लोग जो हैं वो सिर्फ भारत में ही ऑपरेट नहीं करते, बल्कि दुनिया में कहीं भी मुसीबत आई हो, कुछ भी हुआ हो, तो हम वहां पहुंच जाते हैं हेल्प करने, क्योंकि हमारा मोटो है वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, यानी पूरी दुनिया एक ही फैमिली है, उस बेसिस पे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें टेक्नोलॉजीज के बारे में भी थोड़ा बात कर लेंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, साथ में आगे कुछ कमेटीज हैं, जिन कमेटीज में इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होती है, और इसके साथ फिर आगे जाकर के यहां से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे पूरे डिजास्टर्स। ठीक है, मेनली तो यहां आ गया डिजास्टर। तो हम बेसिकली आज शुरू करेंगे अर्थक्वेक से। ठीक है, तो एक कॉपी निकाल लो और स्टार्ट करते हैं। earthquakes earthquakes are defined as the sudden shaking of the earth. Earthquakes are defined as the sudden shaking of the earth due to internal disturbance full stop। पहले ये कहते थे कि जो अर्थक्वेक है बोले वो क्यों आते हैं, तो पहले पहले स्टोरियां चलती थी कि जो अर्थ है वो शेषनाग के सर के ऊपर है। ठीक है, और जैसे ही जो अब शेषनाग जो है वो उनको माना जाता है राजा। ठीक है, मतलब जितने भी स्नेक्स हैं उनके राजा हैं। जैसे एक सर पे है, तो अब जब अर्थ क्या करती है, वो रोटेट करके जब दूसरे सर पे जाती है तो अर्थक्वेक आता है। दूसरा वर्जन ये था कि अर्थ पे बहुत सारे पापी लोग रहते हैं, तो जब वो पाप करते हैं, ठीक है, तो अर्थ हैवी हो जाती है, और जब वो पाप ज्यादा हो जाता है तो अर्थ क्या करती है, शेक करती है, तो पाप सारा क्या करता है, झड़ जाता है सारा। सेकंड ये स्टेटमेंट है। एंड थर्ड मैंने क्लासरूम से किसी से सुनी थी, वो ये थी कि जो बैल है, ठीक है, उसके दो सींग हैं, और उसके एक सींग पर क्या है, अर्थ है, रोटेट कर रही है। वो रोटेट करते करते किस पे आती है, दूसरे पे। तो जब वो रोटेट करते दूसरे पे आती है तब क्या आता है, अर्थक्वेक। ठीक है, बट फिर पढ़ी टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो टेक्टोनिक्स थ्योरी में यह बताया जाता है कि मेंटल डायनामिज्म जो होता है, यानी मेंटल के अंदर बहुत सारा जो मॉल्टन मटेरियल है जिसको मैग्मा बोलते हैं, ये मैग्मा मोशन में है, और इस मोशन की वजह से ऊपर जो लिथोस्फेयर है, यानी कि जो सॉलिड पार्ट है अर्थ का, ठीक है, इसमें चेंजेस आते हैं। इन चेंजेस को हम कहते हैं इंटरैक्शंस। इन इंटरैक्शंस की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक जनरेट होता है। ठीक है, तो ये पहली चीज थी डेफिनेशन। अब ये तीन वर्जन मत जाके पेपर में लिख देना कि अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस, ठीक है, कि हाँ जी बैल के दो सींग थे, उसके ऊपर अर्थ थी तो रोटेट करके दूसरे पे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब ऐसे बता दिया फॉर एंटरटेनमेंट। बाकी असली स्टोरी क्या है, टेक्टोनिक्स। तो टेक्टोनिक्स के थ्रू होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, according to Indian Meteorological Department, the 59% of the area, the 59% of the area of India is vulnerable to earthquakes. Vulnerable to earthquakes. This area has been divided
This area has been divided into four earthquake zone. Into four earthquake zone. Full stop. जिसमें जोन 2, जोन 3 रोमन्स में होंगे ये, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5. ठीक है, जोन 3 और जोन 5 को मार्क करके लिखना. वेरी हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स, वेरी हाई इंटेंसिटी earthquakes, very high intensity earthquakes. ठीक है, 7 to 9 के आसपास के अर्थक्वेक यहां पे आ सकते हैं, ऐसा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है. ठीक है, तो पूरे भारत में ऐसे अगर हम थोड़ा मैप बनाएं इंडिया का, थोड़ा सा छोटा बन गया, चलो ठीक है ऐसे. तो ये जो एरिया है इतना, ठीक है, तो यहां पे है ये ग्रेट हिमालयस, ग्रेट हिमालयस. ऊपर है इस एरिया में यूरेशियन प्लेट, और नीचे इस एरिया में है दिस इज द इंडियन प्लेट. तो दिस इंडियन प्लेट ये ऐसे जा रही है ऊपर, ऐसे. ठीक है, और ये वाली जो है ये ऐसे आ रही है यहां पे. अब क्या हो रहा है कि कॉन्टिनेंट क्या करते हैं, ये कभी भी मतलब बेसिकली सबडक्ट नहीं करते, काफी हल्के होते हैं, ग्रेनाइट के बनते हैं. तो इस वजह से ये दोनों बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को फोर्स कर रहे हैं. अब जो बेचारा बीच में फंस गया, सेडिमेंट्स बीच में फंस गए, वो तो क्या करेंगे, अब राइज कर जाएंगे. अब अगर ये एक्टिविटी अभी भी कंटिन्यूसली चल रही है तो यहां अभी भी क्या हो रहा होगा, राइज. तो ऐसा कहते हैं कि हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग एट अ रेट ऑफ 12 to 15 सेंटीमीटर पर ईयर. 12 से 15 सेंटीमीटर तक हिमालय क्या कर रहा है, लगातार ऊंचा उठ रहा है. इस वजह से दे आर टेक्टोनिकली एक्टिव. तो इसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे खतरा कहां है, तो ये है यहां जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर, यहां रहा हिमाचल प्रदेश, इधर है उत्तराखंड. उत्तराखंड तो मतलब आप ऐसी स्टेट मान लो यहां हर बेसिकली कि ये बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है. ठीक है, यहां कभी फ्लैश फ्लड आते हैं, कभी एवलांच आता है, कभी अर्थक्वेक्स आते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा. इतना तो चलो एचपी वालों की थोड़ी किस्मत ठीक है, तो लेकिन यहां ज्यादा नुकसान है. तो दिस इज बेसिकली दी यूके. ठीक है, यहां ये सिक्किम और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ये सारा नॉर्थ ईस्ट पूरा वल्नरेबल है अर्थक्वेक्स के. तो इस नॉर्थ ईस्ट के एरिया में अगर आप देखोगे यहां जोन 5 के अर्थक्वेक्स आते हैं. ठीक है, जोन 5 वेरी वेरी वल्नरेबल. यहां हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर यहां आपको मिल जाएंगे. ठीक है, दोनों यहां जोन 4 भी है, साथ साथ में जोन 5 भी है, और ज्यादा नुकसान यही है. फॉर एग्जाम्पल के लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग शिमला का. ठीक है, नाम पड़ा है श्यामला देवी के नाम से, मंदिर हुआ था, होता था वहां पे, उसके नाम पे. शिमला गए हो, सब गए हो, कौन कौन नहीं गया, चलो कोई नहीं, जाया ना फिर कभी. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि शिमला पहाड़ पे है, पूरा 7 हिल्स हैं, 7 पहाड़ियां, उनके ऊपर बना हुआ है. और यहां मैक्सिमम अगर आप देखोगे कि जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो हमारा 70 to 80 डिग्री की स्लोप्स पे है, यानी कि ऐसी स्लोप्स पे. ऐसी स्लोप्स के ऊपर सिविल इंजीनियरिंग का ये मानना है कि ऐसी स्लोप्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं होता. ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि वो पहले समर कैपिटल थी, क्योंकि अंग्रेजों को गर्मी बड़ी लगती थी दिल्ली में, ठीक है, या फिर कैलकाटा में. तो उनको ये लगा कि भाई वैसे तो कलकत्ता बोलते हैं, बट उनको कहना नहीं आता, इसलिए वो कैलकाटा बोलते थे.
ठीक है, वैसे दिल्ली तो दिल्ली को दिल्ली बुलाते थे, तो उसमें क्या हुआ कि बेसिकली कि वहां पे उनको गर्मी बड़ी लगती थी क्योंकि वो टेम्परेट एरिया गए थे, टेम्परेट एरिया में ठंड होती है। तो उनको लगा कि भाई पहाड़ों की तरफ चलना स्टार्ट किया, उनको एक जगह पसंद आई, उनको लगा कि भाई ये तो पूरा मौसम ब्रिटेन के जैसा है। तो उनको लगा कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन हम समर्स में कहाँ चलाएंगे, उन पहाड़ों के ऊपर। तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि शिमला की फाउंडेशन रखी, और फाउंडेशन रखने के बाद उसको बनाया था 25,000 की पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, तो काफी अच्छा उन्होंने वहां पे एक शहर बसाया। ठीक है, बढ़िया। आज भी उनके काम जो है, अगर वहां पे उनकी बिल्डिंग्स देखेंगे बिल्कुल सेफ है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे वैसा होना स्टार्ट हो गया। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे फिर क्या होता है कि समय आगे बढ़ा तो लोग भी बढ़े, पॉपुलेशन भी बढ़ी। आज वो शहर आप देखोगे वहां 3 लाख के आसपास की पॉपुलेशन हो चुकी है। ठीक है, और इस पॉपुलेशन में अब जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ती हैं तो लोग भी फायदा उठाते हैं। कोई यूनिवर्सिटी बन गई, कॉलेज बन गया, तो लोगों ने भी सोचा चलो 1 मंजिला है, 2 मंजिला बना दिया, फिर 3, 4, 5, ऐसे तो ऐसे करते करते 10-10 मंजिला घर बन गए वहां पे, और साथ साथ बिल्कुल। ठीक है, कि मतलब अगर घर का पानी भी निकलता है तो वो पड़ोसी के आंगन में जाता है। अब जब वो पड़ोसी के आंगन में उसने जाना स्टार्ट कर दिया तो वाटर क्या करता है, परकुलेट करता है। ठीक है, जैसे ग्राउंड वाटर भी क्या करता है कि वो नीचे बड़े बड़े होल बना देता है। ठीक है, नीचे पूरी वैलीज बना देगा। ठीक है, अंडर वाटर लेक्स बना देगा। तो पहाड़ क्या होने लगे, टूटने लगे, कच्चे होने लगे उससे, क्योंकि ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हुआ। कहीं कहीं पे तो ड्रेनेज रुक भी गया, जिसके रुकने की वजह से भी ठीक है और ज्यादा दिक्कतें क्रिएट होने लगी। जैसे जोशीमठ का एग्जाम्पल आपके सामने है, वो भी एक डिजास्टर है बहुत बड़ा। वो पूरा मोरेन के ऊपर बना हुआ है जोशीमठ शहर। वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो ऐसे जो है, ठीक है, शिमला में भी क्या है कि वहां जो बिल्डिंग्स बनी, अब शिमला आता है यहाँ जोन 4 और जोन 5 में। ठीक है, वहां हल्का सा भी अगर भूकंप का झटका है ना, तो आप ये देखोगे कि अगर आप दूर जैसे बैठे हो कहीं, ठीक है, सड़क के पास पैरापेट के ऊपर सामने शिमला दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आपको ये लगेगा बिल्डिंग्स ऐसे ऐसे हिलती हैं ऐसे। और दिक्कत ये है कि अगर मतलब लोग घर से बाहर भी निकले तो वो सारी की सारी बिल्डिंग्स क्या करेंगी, उन्हीं के ऊपर कोलैप्स हो जाएंगी अगर अर्थक्वेक आया तो। आईआईटी रुड़की की ये रिपोर्ट है, 98% शिमला अनसेफ है। अगर हल्का सा भी बड़ा झटका आया तो सीधा पहाड़ों वाले सीधे वैली में आ जाएंगे, वैली में मतलब स्लाइड करके। ठीक है, तो ऐसी हालत वहां पे देखने को मिलती है। तो ये डेवलपमेंट के लिए एक तरह से ये क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट को जब ये पता था कि ये एरिया ऐसे स्लाइडिंग जोन में है, फिर वहां ऐसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कैसे अलाउड होगी। ठीक है, सेम केस जोशीमठ। ऐसे और भी कई सारे आपको पहाड़ी एरियाज मिलेंगे जहां पे ये दिक्कत है। इसलिए प्लानिंग करते हैं हम लोग कि हमने कैसे आगे चलना है। ठीक है, तो ये काफी वल्नरेबल, ये जो भुज है यहां पे, ठीक है, इस एरिया में है भुज, ये भी वल्नरेबल है। यहां भी जोन 5 की एक्टिविटी होती है। यहां पे आप देखोगे ये पंजाब हरियाणा, ठीक है, यहां चंडीगढ़ का एरिया, ये दिल्ली का एरिया। दिल्ली इज ऑल्सो वल्नरेबल। ठीक है, यहां पे जोन 3 एंड जोन 4 इसके बीच में आता है। दिल्ली में भी अगर आप देखोगे काफी सारी ऐसी अनऑथोराइज्ड बिल्डिंग्स हैं, अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं। ठीक है, और वो बिल्कुल ऐसे बनी हुई है, बिल्कुल मतलब कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसमें कंस्ट्रक्शन का मटेरियल यूज नहीं हुआ है जो कोलैप्स कर सकती है, उससे नुकसान हो सकता है। यहां भी झटका आ सकता है क्योंकि ये भी पूरा टेक्टोनिक्स का एरिया है, इस साइड भी। इसके साथ में ये आपको ये दिख रहा होगा अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार के पास टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं यहां पे, तो इसकी वजह से ये पूरा जोन 5 में आता है। तो पूरे भारत में क्या करके रखा है, ऐसे अलग अलग एरिया में, ठीक है, इन एरियाज को सिलेक्ट करके उनको जोन वाइज डिवाइड करके रखा है। उसी अकॉर्डिंग यहां पे प्लानिंग की जाती है अर्थक्वेक से बचने की। ठीक है, तो अगला हमारे पास आ गया, दैट इज द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। तो क्या क्या कॉज हो सकते हैं अर्थक्वेक के, अर्थक्वेक कैसे कैसे आ सकता है। सबसे पहले क्या आ गया, वॉल्केनिक इरप्शन। कि अगर बहुत तेज कोई वॉल्केनिक इरप्शन होगा, उस वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज करेगी, उस एनर्जी के रिलीज करते ही क्या आ सकते हैं, अर्थक्वेक्स। लिखते रहो फटाफट, पहले कॉजेस लिख देना, कॉजेस के साथ नीचे लिख देना नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉजेस, नेचुरल में सबसे पहला है एक्सप्लोसिव वॉल्केनिक इरप्शन। एक्सप्लोसिव
वॉल्केनिक इरप्शन। एम आई ऑडिबल टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है, लिख दिया। सेकंड क्या हो सकता है? हाँ, सिंपल लिख लीजिए आप, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन प्लेट्स। इंटरेक्शन बिटवीन प्लेट्स। ओके, हो गया। देन थर्ड, हाँ जी, हाँ, इंटरेक्शन बिटवीन टेक्टोनिक प्लेट्स। थर्ड कैसे आ सकता है अर्थक्वेक? अब मैन मेड छोड़ो, अभी नेचुरल में और क्या हो सकता है? डाइवर्जिंग ऑफ रिवर कोर्सेज, चलो ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। दैट इज बेसिकली चेंज इन द रिवर कोर्स। चेंज इन द रिवर कोर्स। इट मे बी बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड। इट मे बी बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड, यानी रिवर ने अपना रास्ता बदल दिया। इट मे बी बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड। ठीक है, तो ये क्या है ये हमारे पास मेन ठीक है कारण है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, लेकिन नेचुरल है। अगला है हमारे पास मैन मेड। सो मैन मेड कॉजेज में सबसे पहला है लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। अब देखो, कंस्ट्रक्शन होती है तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मान लो पहाड़ तोड़ रहे हैं, तो पहाड़ ऐसे थोड़ी करते कि मशीन लगाई थोड़ा थोड़ा तोड़ती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, फिर तो कई साल लग जाएंगे तोड़ते तोड़ते। तो सिंपल ये किया जाता है कि पहाड़ है उसमें ड्रिल कर देते हैं। ठीक है, ड्रिल कर देंगे, पूरा छेद कर देंगे, उसके अंदर डालेंगे बारूद, डायनामाइट, और एक बढ़िया 3-4 बत्ती लगाएंगे। ठीक है, उनको दूर लेके जाएंगे। ठीक है, और दूर बैठ करके, ठीक है, 2-4 जो लोग होते हैं वो पूरा सेफ एरिया में पहले मतलब बता देते हैं कि हाँ साहब सब साइड हट जाओ, ये वो सब बोल देंगे, और दूर से बस एक बटन दबाते हैं और मजे से देखते हैं पहाड़ को टूटते हुए। तो जब बार बार ये ब्लास्टिंग होती है, इस ब्लास्टिंग की वजह से अर्थ के अंदर जो फॉल्ट होते हैं वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, अब बार बार अगर मान लो बहुत तेज धमाके हो रहे हैं तो ये जो पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी होगा ये भी क्या वीक हो जाएगा। ठीक है, इसमें दरारें पड़ जाएंगी। तो ऐसा जब होता है तो बीच में कहीं कोई बड़ा, ठीक है, अचानक से डिस्टर्बेंस हुआ अर्थ के अंदर, उससे ये फॉल्ट जोन एक्टिव हो जाते हैं, और उसके एक्टिव होने की वजह से कोई बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक है, तो यहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में हमने क्या लिखा? लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज एंड द यूज ऑफ एक्सप्लोसिव्स ठीक है, लिख दिया यहां तक? ओके। सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं आइसोस्टेसी। पता है आइसोस्टेसी क्या होती है? नेचुरल बैलेंसिंग। और किसी को बताओ आइसोस्टेसी? ठीक है, बताता हूं। देखो, आइसोस्टेसी क्या होती है कि बेसिकली जैसे मान लो कि ये कोई कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इस कॉन्टिनेंट के ऊपर ये माउंटेन्स हैं। ठीक है, यहां पे इसके नीचे एस्थीनोस्फेयर है, मतलब इस कॉन्टिनेंट यानी लिथोस्फेयर के नीचे ये पूरा सॉलिड वाला एरिया है। ठीक है, जहां पे हम लोग रहते हैं, यहां से 100 किलोमीटर नीचे सॉलिड खत्म हो जाता है। इसके नीचे जो लेयर आती है, ठीक है, 100 किलोमीटर के बाद, ठीक है, 400 किलोमीटर तक, इस लेयर को कहते हैं एस्थीनोस्फेयर। दिस लेयर इज कॉल्ड एज एस्थीनोस्फेयर। सो एस्थीनोस्फेयर इज बेसिकली सेमी प्लास्टिक इन नेचर। सेमी प्लास्टिक इन नेचर। सेमी प्लास्टिक का मतलब आप ये मान के चलिए, ना तो सॉलिड है ना तो लिक्विड है। ठीक है, ऐसी कोई चीज है कोई जिसको आप बता सकें सेमी प्लास्टिक या सेमी सॉलिड? ओके, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो हम डेली यूज करते हो है कोई? ठीक है, सिंपल आप देखते होंगे, सबसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ब्रश करते हो सुबह, ठीक है, तो टूथब्रश लिया, दूसरी साइड में क्या लिया? पेस्ट।
ठीक है, वो जो पेस्ट है, अब जैसे आपने कैप ओपन किया, क्या वो खुद बाहर आता है? कभी नहीं आता ना। लेकिन जब आप पीछे से प्रेस करेंगे तो क्या करेगा? फिर फटाफट बाहर आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना। तो ऐसी कोई मटेरियल कि वो ऐसे फ्लो नहीं करता, लेकिन जब उसके ऊपर स्ट्रेस लगाया जाए तब वो फ्लो करे, उसको कहते हैं सेमी प्लास्टिक। क्या बोल देंगे? सेमी प्लास्टिक। मतलब कि जो एस्थेनोस्फेयर है, इसमें हमारे पास जो मटेरियल है, उस मटेरियल का नाम है ओलिवाइन। कौन सा है? ओलिवाइन। और ये जो ओलिवाइन मटेरियल है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बाय नेचर होती है। इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि ऐसे तो ये मूव नहीं करता, लेकिन जब इसके ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं तो क्या करेगा? मूव करेगा। इतना लग गया पता? अब देखो हो क्या रहा है कि ये माउंटेन है। अब इस माउंटेन के ऊपर ये मान लो कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कम हो रहा है, या कोई भी ऐसे हम मान के ले चलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो माउंटेन्स के ऊपर क्या पड़ती है? बर्फ पड़ती है। तो ऐसे अब ग्लेशियर क्या कर रहे हैं? साइज में बड़े हो रहे हैं। आप बोलोगे लाल कलर की बर्फ कहां से आ गई? क्योंकि व्हाइट यूज कर ले, इसलिए लाल कर रहा हूं, ठीक है, ऊपर रेड कलर। तो ऐसे क्या बन गए? बड़े बड़े ग्लेशियर। अब ग्लेशियर अगर बड़ा होगा तो आप देख रहे होंगे कि ग्लेशियर क्या करेगा? नीचे प्रेशर लगाएगा, स्ट्रेस लगाएगा। तो ये स्ट्रेस किसके ऊपर लग रहा है? एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। तो मैंने पहले ही कहा कि ओलिवाइन की एक प्रॉपर्टी है कि जब इसके ऊपर स्ट्रेस लगेगा तो ये क्या करेगी? फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। अब यहां पे जब फ्लो लगा तो इस फ्लो की वजह से ओलिवाइन किस तरफ चलना स्टार्ट कर गई? इस तरफ। तो जब ये इस तरफ चली तो यहां से मोटी हो गई, यहां से क्या हो गई? पतली हो गई। यहां पे थिन, उधर क्या हो गया? थिकनेस बढ़ गया। जैसे बढ़ा, इसके ऊपर मान लो कोई ये वाला हिस्सा था प्लेटो का, तो ये प्लेटो की जो हाइट है वो क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। और इस माउंटेन की, ठीक है, बेसिकली माउंटेन क्या कर गया? अंदर चला गया, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन थोड़ा क्या कर गया? ऊपर चला गया। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुआ कि पिछले 200 साल से जो हमने, ठीक है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आप ये देख रहे होंगे कि कंटिन्यूअसली, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जिससे ये ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे। इनका मेल्टिंग का रेट क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। जब ये मेल्ट होने लगे तो इनके मेल्ट होने से क्या जो नीचे स्ट्रेस लगा था वो कम हो रहा है? होगा या नहीं होगा? बताओ। अगर ऊपर से ग्लेशियर को मैं ऐसे क्लियर करना स्टार्ट कर दूं, अब प्रेशर क्या होगा? कम। प्रेशर कम होगा तो ओलिवाइन जो आगे गई थी वो कहां आएगी? अब पीछे आ जाएगी। तो ऐसे में जो ये हमारे लैंडफॉर्म्स क्या करते हैं? ये इक्विलिब्रियम सेट करते हैं। उस इक्विलिब्रियम की वजह से आप सोचो हो रहा है डिस्टर्बेंस, इसी डिस्टर्बेंस की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। बट ये है नेचुरल। ठीक है, क्या है ये? नेचुरल। आजकल क्या हो रहा है? आजकल ये हो रहा है कि जैसे लोग क्या कर रहे हैं, पहाड़ों पे माइनिंग कर रहे हैं, या फिर जैसे हम यूएई की बात करते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, जैसे उसका एक शहर है दुबई, ठीक है, डेजर्ट था, आज तो इंटरनेशनल सिटी बन चुकी है वो। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि आसपास के जो पहाड़ हैं उन पहाड़ों को काट रहे हैं, और वहां से जो मटेरियल निकाल करके ला रहे हैं उसको समंदर में डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर उठा के लाए, उनको समंदर में डाल दिया, ओशन में डाल दिया। जैसे सी के आसपास वो डालते जा रहे हैं, उससे नई लैंड क्रिएट हो रही है। ठीक है, यानी कि ये लोग आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहे हैं। अब एक जगह से मटेरियल निकाला, दूसरी जगह क्या करा? डिपॉजिट। क्या ये दोबारा से बैलेंसिंग चैलेंज होगी? होगी नहीं होगी? ठीक है, ऑब्वियसली चैलेंज होगी। पूरा पहाड़ी तोड़ दिया, बताओ। ठीक है, रेंजेस तोड़ दी पहाड़ों की, उठाया सारा, सब समंदर में डाल दिया, पूरी नई लैंड क्रिएट कर दी, कि बोल दिया अब हमारा ये वर्ल्ड मैप बनेगा आइलैंड्स का। ठीक है, वैसा पूरा बना दिया। बनाए भी है उन्होंने वहां पे। वो लोग कर क्या रहे हैं? नई लैंड बना रहे हैं, उसके ऊपर वो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं। वो लोग बेसिकली लोगों को बेचते हैं कि भाई हमारे यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्लैट्स बेच रहे हैं वो लोग वहां पे, पैसा कमा रहे हैं इसी चक्कर में। और यहाँ पे आइसोस्टेटिक जो रिबाउंड है या आइसोस्टेटिक बैलेंस से डिस्टर्ब हो रहा है। इसके साथ आप देखोगे कि हम लोग आज क्या करते हैं कि जो रिवर्स होती हैं, रिवर का फ्लो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जैसे कोई रिवर आ रही है, उस रिवर के बीच में हमने डैम बना दिया। तो जब डैम बना तो वो कितनी ऊंची दीवार होती है। अब उस दीवार के पीछे अगर आप देखोगे, वो रिवर का सारा पानी क्या करेगा? फिर भरेगा पूरा।
ठीक है, जैसे जैसे वो पानी वहां बढ़ता जाएगा उससे एक बहुत बड़ी लेक बनेगी कई स्क्वायर किलोमीटर्स की। ठीक है, और वो उस लेक को हम कहते हैं रिजर्वायर। तो पहले तो सिर्फ पानी जा रहा था, लेकिन बाद में क्या बन गई, लेक। अब जो लेक का जो स्ट्रेस है वो तो लगेगा ना नीचे। अब जब लेक का स्ट्रेस लगेगा तो उस स्ट्रेस की वजह से भी क्या आएंगे, अर्थक्वेक्स जनरेट होंगे। समझ आ गया ये आइसोस्टेसी वाला खेल, आइसोस्टेटिक रिबाउंड वाला। ठीक है, अब सोचो कितने बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होंगे। नाम सुने आपने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के, कौन कौन से, कोई बता सकता है? जैसे कि कौन सा? हीराकुड, वेरी गुड। और भाखड़ा नंगल, ओके भाखड़ा नंगल, ठीक है। और प्रताप सागर, और हाँ जी कैसे? टिहरी, ओके वो बहुत बड़ा है वो भी। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा पावर जनरेशन कैपेसिटी का हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा है, ये बता दो, बाकी छोड़ो, बाकी तो बच्चे हैं। हाँ जी, ग्लोबल, चाइना में हाँ अर्थ की रोटेशन स्लो करती है। क्या नाम है उसका? नाम ही तो पता होना चाहिए। उसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। उसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी है 22,500 मेगावाट। यांगजी रिवर पे बना हुआ है ये। इतनी पावर जनरेशन कैपेसिटी हिमाचल प्रदेश की है इलेक्ट्रिसिटी की, जितनी ये अकेले में जनरेट कर रहा है। वो एक और बना रहे हैं, ठीक है, 16,000 मेगावाट का। मतलब चाइना अलग ही नई नई चीजें कर रहा है। ऐसा आपने कहा कि उसने अर्थ की रोटेशन की स्पीड स्लो की है, ऐसा कोई ऑथेंटिकेटेड चीज नहीं है, ये सब रूमर्स हैं, असल में नहीं पता। ठीक है, ये यूट्यूब पे मिलती हैं ऐसी चीजें, बाकी अभी तक कुछ ऐसा खास पता नहीं है कि ऐसा सच में है। तो ये थ्री गॉर्जस डैम है, इसकी इतनी पावर जनरेशन कैपेसिटी है। इसने सोचो कितना बड़ा यहां पर चेंज किया होगा। अगर गलती से ये डैम टूट जाए, ठीक है, ये टूट जाए, इसके टूटने से कितना गैलन्स, कितना बिलियंस ऑफ गैलन्स वाटर जब वहां से निकलेगा, तो हो सकता है अचानक से वो आइसोस्टैटिक रिबाउंड हो जाए। ठीक है, फिर पता नहीं चाइना का क्या होगा। ये बड़ी प्रॉब्लम है ये वाली। ठीक है, डन। तो लिख लिया आइसोस्टैटिक, आइसोस्टेसी, बस सिंपल इतना लिख लो इसके बारे में, आइसोस्टेसी दैट इज दी, हाँ जी आइसोस्टेसी। ठीक है, दिस आइसोस्टेसी, ISOSATACY, isostasy. This is basically the mechanical equilibrium of the earth crust and mantle, full stop. Large scale constructional activities challenge this balance, hence earthquake activities, हो गया। ठीक है, तो ह्यूमन में कौन कौन से आ गए हमारे मैन मेड में? सबसे पहला, हाँ जी, लार्ज कंस्ट्रक्शन। सेकंड, आइसोस्टेसी। ठीक है, अब थर्ड कौन सा होगा? थर्ड में क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो अगला लिख लो, थर्ड दैट इज द माइनिंग
and mining related explosions okay, और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, वेरी गुड, ठीक है। सो नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एक्सप्लोजंस और बस, ठीक है। तो ये हमारे पास मेजर होते हैं नेचुरल, ठीक है। तो इसमें ये देखने को मिलते रहते हैं। इसके साथ में कई बार जो आजकल एक और चलता है सोनिक बूम बेसिकली होते हैं जो फाइटर जेट्स होते हैं, जब वो नॉर्मल स्पीड पे चल रहे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होते हैं वो सुपरसोनिक हो जाते हैं, ठीक है। उनका मतलब है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है उससे फास्ट जब होते हैं तो वो एक बैरियर तोड़ते हैं स्पीड ऑफ साउंड का, उससे एक बहुत तेज धमाका होता है। कई बार जब वो बहुत नीचे होते हैं, ठीक है, जब वो स्पीड ऑफ साउंड का बैरियर क्रॉस करते हैं तब भी अचानक से बहुत बड़े स्केल पर जो वाइब्रेशंस होती हैं उससे भी अर्थक्वेक आ सकते हैं, ठीक है। तो लिख लेना ड्यू टू एवलांच एंड सोनिक बूम। हाँ जी, एवलांच होता है बेसिकली, एवलांच का मतलब होता है कि बर्फ का पूरा पहाड़ का टूट जाना, दैट इज कॉल्ड एवलांच एंड सोनिक बूम, ठीक है, इनसे आता है, लिख दिया, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे कॉजेस, ठीक है। उसके आगे हम बेसिकली लिखेंगे इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो क्या क्या इफेक्ट्स होंगे अर्थक्वेक के, सबको पता है हमें। सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहले तो ये होगा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक है। तो लिख लेना लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस, कॉमा, लॉस ऑफ लाइव्स, लॉस ऑफ कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, एक्सेट्रा, ठीक है। तो कनेक्टिविटी कैसे होगी, रोड ही टूट जाएंगे, जा ही नहीं सकते इधर उधर, बहुत बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। और इस टाइम पे अगर कोई डिजास्टर आए तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी हमारी जैसे वाटर की सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, पानी मिलेगा नहीं। अगर पानी नहीं मिलेगा तो लोगों को पानी चाहिए होता है पीने के लिए, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो 20 रुपए की बोतल उस टाइम पे फिर कितने की बेचते हैं, ठीक है, 100 की, 200 की, 300 की, ठीक है। उनको तो यही मिलता है कि भाई कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिले। तो वैसा भी होता है क्योंकि हर चीज जब कोई मिलेगी ही नहीं और डिमांड बहुत ज्यादा है तो उस टाइम पे प्राइसेस क्या कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन हो जाती है। और याद रखना हमेशा कोई भी डिजास्टर होगा सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती हैं महिलाएं, ठीक है। जितनी भी महिलाएं हैं वो इमोशनली, ठीक है, फिजिकली और वैसे भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल वही हर डिजास्टर में देखी गई है। ये रिकॉर्ड अभी तक का बताता है, ऐसा रिसर्च ऐसी बताती है। लोगों के घर टूट जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े साथ चले गए, पूरा सब कुछ हो गया, तो इसमें काफी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो एक तो ये है हमारे पास। आगे है मिटिगेशन प्लान्स, कैसे हम अर्थक्वेक को मिटिगेट करें। सो मिटिगेशन प्लान का सबसे पहली चीज तो ये है कि दैट इज द अर्थक्वेक मैपिंग should be done. Second, national building code should be implemented. National building code should be implemented. Third, mock drills
mock drills should be organized people students should be trained for emergencies next point, illegal encroachment of land should be stopped. Illegal encroachment of the land oblique करके कंस्ट्रक्शन कर देना, कंस्ट्रक्शन शुड बी स्टॉप्ड full stop. Next point, NGOs and social welfare organizations should be involved in disaster awareness programs, earthquake awareness programs. Government should provide large scale funding for capacity building full stop. लिख दिया यहां तक, ठीक है। एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स should be deployed in all the earthquake prone regions, full stop. अब देखो एनडीआरएफ तो सारे ही काम करती है। एनडीआरएफ सिर्फ अर्थक्वेक के लिए नहीं आती, बल्कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी बस का एक्सीडेंट हो गया, कहीं आग लग गई, कुछ और चीज हो गई, तो एनडीआरएफ आती है, ठीक है। कहीं कोई डूब गया तब एनडीआरएफ आ रही है। ये लोग काम करते हैं क्योंकि स्पेशली ट्रेन्ड लोग हैं, इनके पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन एकदम से लॉन्च कर देते हैं। और इसके साथ में एनडीआरएफ का साथ देती है एसडीआरएफ होती है स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, जिसमें कि स्टेट पुलिस के पर्सन्स होते हैं। स्टेट पुलिस में जो हमारे पर्सनल्स होते हैं उनको लिया जाता है, ठीक है। साथ में उनकी भी एक पूरी बटालियन बनाई जाती है, ठीक है, जिसमें वो लोग साथ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुछ लोग एनडीआरएफ में सेंटर की तरफ से होंगे, कुछ लोग स्टेट की तरफ से होंगे, और कुछ लोग वॉलंटियर बेसिस पे भी होते हैं। तो ये पूरे लोग फिर सारा पूरा प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, ठीक है। क्लियर यहां तक? इतना लग गया सबको पता? अर्थक्वेक। तो ये थी हमारे मेजर इसमें अर्थक्वेक के बारे में, क्या क्या हमारे पास होता है, किस किस तरह से हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके अंदर, ठीक है, सेकंड डिजास्टर, उसका नाम लिख लो। सेकंड डिजास्टर दैट इज साइक्लोन। Cyclones are one type of atmospheric disturbance. Full stop. They are low pressure systems. Full stop.
they are associated with very high wind velocity. They are associated with very high wind velocity. Full stop. India has very long coastline. कितनी कोस्टलाइन है भारत की टोटल? 7,200. ओके, ठीक है. तो भारत की टोटल जो कोस्टलाइन है, दिस इज अबाउट 7,516.7 किलोमीटर्स. ठीक है, इंक्लूडिंग मेनलैंड एंड ऑल्सो दी आइलैंड्स. दिस अंडमान एंड निकोबार, ये लक्षद्वीप है. 7,516.7 किलोमीटर्स की टोटल कोस्टलाइन भारत के पास है. बहुत बड़ी कोस्टलाइन है ये. आने वाले टाइम में ये एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनेगा हमारा. ठीक है, तो लिख लीजिए 7,516.7 किलोमीटर्स कोस्टलाइन are vulnerable to cyclones. लिख दिया यहां तक. ठीक है, इसमें लिखना, अगला हेडिंग देना ट्रॉपिकल साइक्लोन. ट्रॉपिकल साइक्लोन. लिख दिया. ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ये ऐसे अगर अर्थ बनाई जाए तो इधर इक्वेटर है. इक्वेटर से जस्ट यहां पे दिस इज 5 डिग्री साउथ और यहां है 5 डिग्री नॉर्थ. 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 25 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ और इधर 25 डिग्री साउथ, इसके बीच में बनते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. इसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं. ठीक है, तो 23.5 डिग्री अगर आप देखोगे, दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत के बिल्कुल सेंटर से जाती है. तो उसके नीचे जितना एरिया है हमारा पानी के अंदर, वो सारा वल्नरेबल है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के. ट्रॉपिकल साइक्लोन कभी भी इक्वेटर पे नहीं बनते, क्योंकि इक्वेटर पे कॉरियोलिस फोर्स 0 होता है. और साइक्लोन्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दे आर रोटेटरी सिस्टम्स. ठीक है, घूमने वाले हैं ये, और इनको घूमने के लिए, इनको रोटेट करने के लिए कॉरियोलिस फोर्स का बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, तो ये जो भारत में साइक्लोन है, तो ये ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर चली गई तो इसके नीचे वाले एरिया में ये साइक्लोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है. ठीक है, तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, ये 5 to 7 डेज का साइकिल होता है. लो प्रेशर के साथ स्टार्ट होता है ये. ठीक है, इस लो प्रेशर में क्या रहता है कि चारों तरफ से विंड्स ऐसे कन्वर्ज करती हैं, ऐसे, इस तरह से. तो जब विंड्स कन्वर्ज करती हैं, तो कन्वर्ज करने के बाद विंड्स क्या करती हैं, यहां से ऐसे राइज करती हैं, ऐसे घूमते घूमते. जब वो राइज करेंगी तो एक बहुत बड़ा क्लाउड बनाती हैं, जिस क्लाउड को बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड. ठीक है, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या करता है, इसकी काफी पार्टिसिपेशंस होती हैं. अब साइक्लोन क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में चलेगा वाटर के ऊपर. जब तक ये वाटर के ऊपर है तब तक इसको एनर्जी मिलती रहेगी, तब तक साइक्लोन बड़ा होता जाएगा. ठीक है, लेकिन जैसे ये लैंड के ऊपर गया, लैंड के ऊपर जाते ही मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है. मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ होने की वजह से अब क्या करेगा, यहां पे होता है लैंडफॉल. लैंडफॉल इज द फाइनल स्टेज ऑफ अ साइक्लोन, जिसके अंदर बहुत तेज हवा चलेगी और जो भी ये मॉइस्चर लेकर के आया साइक्लोन, ये क्या करेगा, सारा बहुत तेज बारिश के साथ में गिरा देगा. तो जब इतनी 100 से 300 किलोमीटर या बेसिकली 150 किलोमीटर के आसपास की जब हमारी विंड चलती है, तो बहुत सारे पेड़ निकल जाएंगे. ठीक है, घरों को नुकसान होगा, शीशे टूट जाएंगे, गाड़ियां टूट सकती है. ठीक है, इसके साथ में आप देखोगे तो लार्ज स्केल कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान देखने को मिलेगा. बारिश होगी, बारिश होने की वजह से, ठीक है, अंदर अगर आप देखो फ्लड लाइक सिचुएशंस हो जाएंगी. ठीक है, दूसरा डिजास्टर और आ गया, फ्लड्स. इसके साथ में जो ओशन के अंदर जब इतनी तेज हवा चलती है, तो ओशन का जो वाटर होता है, इसमें टर्बुलेंस आता है. ठीक है, अब ये वाटर भी क्या होगा, ये शांत नहीं होगा.
ये क्या करेगा, इसमें बहुत हाई वेव्स उठेंगे ऐसे ऊपर, और जब ये जाती हैं तो ये भी क्या करते हैं, कोस्टल एरिया में अंदर चला जाता है सलाइन वाटर। जब कोस्टल एरिया में अंदर चला गया सलाइन वाटर, तो अंदर जाकर के सलाइन वाटर और ज्यादा नुकसान करता है। ठीक है, तो अब साइक्लोन तो आने ही आने हैं, अब कोस्टल एरिया में तो आएंगे ही आएंगे यहां। अब साइक्लोनिक एक्टिविटी ज्यादा होती है आपकी मई के मंथ में, ठीक है, और इसके साथ में होती है सितंबर एंड अक्टूबर के मंथ में, बिकॉज दीज आर एसोसिएटेड विद आल्सो टेम्परेचर्स, ये टेम्परेचर्स के साथ में भी जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो टेम्परेचर इनको जब इनकी रेंज का मिलता है तब वहां पे साइक्लोन आते हैं, और इन साइक्लोन्स की वजह से नुकसान काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो रिसेंटली अभी साइक्लोन आया था भारत के अंदर। ठीक है, जब भी आप न्यूज़पेपर के अंदर कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया, फ्लैश फ्लड हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, कोई हमारा मैन मेड डिजास्टर हो गया, उसके बारे में जब भी न्यूज़पेपर में पढ़ो तो कम से कम ज्यादा नहीं, अगर पूरा एक एडिटोरियल भी है तो कम से कम 5 लाइनें वहां से निकाल लिया करो, 5 सेंटेंस काम के वहां से निकाल लिया करो। जब आप उनको वहां से निकालोगे तो जब मेंस का पेपर आता है, जब सामने पढ़ा होगा, पढ़ा तो सब कुछ ये पता ही है, लेकिन ये होता है कि जो एडिटोरियल जब हम लोग पढ़ते हैं, उन एडिटोरियल से अब जिस बंदे ने वो लिखा होगा उसने अपने 40 साल उसी फील्ड में लगा दिए हैं, 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हमें सिंपल क्या करना, उसका आइडिया लेना है, उसी के आइडिया को समझ के लिख देना है। ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, स्ट्रक्चरल चेंज में हम ये कर सकते हैं, ऐसे हम बच सकते हैं साइक्लोन से। तो जो उसका आइडिया है वही हमने यहां डाल दिया। तो बेसिकली क्या है, एक थॉट प्रोसेस जनरेट होने की बात हो रही है, उससे यहां पे ऐसे किया जा सकता है। तो न्यूज़पेपर जब भी आप पढ़ोगे तो ये छोटी छोटी चीजें साथ में ध्यान रखना। ये मैं कल बताऊंगा, साइक्लोन आज नहीं बता रहा। ठीक है, तो वैसे इंट्रोडक्शन थी आज, तो मैंने शुरू कर दिया। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा अच्छी तरह कर लेंगे, सारा कवर। ठीक है, ये बुकलेट्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे, साथ में डिक्टेट करवा ही रहा हूं, वो ऐसे ही करवाता रहूंगा। ठीक है, और जो मैप्स वगैरह बनाऊंगा कुछ यहाँ पे दिखा भी दूंगा, पिक्चर्स वगैरह निकाल के, वो आपको साथ साथ दिखाता भी रहूंगा, करते भी रहेंगे। मैंने फिर कहा काफी ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, मेरे को 2-3 सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग लगते हैं पेपर के अंदर। एक सबसे पहला तो लगता है मुझे एनवायरमेंट इकोलॉजी, मतलब गिफ्ट है वो। इस बार तो खैर अजीब सी पूछी थी, बट अगर देखा जाए तो बहुत इजी। एक वो, दूसरा साइंस एंड टेक, कि नंबर ले लो जितने ले सकते हो। ठीक है, फिर ये डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये तो छोड़ने ही नहीं है, मतलब बिल्कुल भी। ठीक है, इनमें नंबर लेने लेने हैं, एक एक नंबर काउंट होता है, आधा आधा नंबर भी काउंट होता है। तो कहीं पे भी लेजी आलसी कहीं पे भी नहीं होना कि नहीं यार ये डिजास्टर कर ही लेंगे, लिख ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी करनी है तो पूरे मन से करनी है, फिर एग्जाम निकालने के लिए करनी है। ठीक है, पूरा करवा दूंगा सेगमेंट सारा जितने भी होंगे, प्लस केस स्टडीज भी बता दूंगा। अभी भारत में डिजास्टर आएंगे बहुत सारे। पिछले कल ही होम मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई है, होम मिनिस्टर वहां पे कह रहे थे कि भारत में फ्लड्स आने वाले हैं, क्योंकि पहले पिछली साल जो थी वो कंडीशन थी एल नीनो, और इस बार बदल गई है, हो रही है ला नीना। अगर ला नीना हुआ तो आप ये मान के चलिए कि भारत में जबरदस्त बारिश होगी। अगर बारिश अच्छी खासी हुई, ठीक है, तो क्या आएंगे, फ्लड्स। आई थिंक पिछली बार यमुना में भी फ्लड्स आए थे। ठीक है, वो पीछे पहाड़ों पे बारिश हुई थी, उसकी वजह से वो बराज ओपन करने पड़े, बराज की वजह से क्या हुआ, पानी आया। अब यमुना अगर आप देखोगे तो यमुना का जो एरिया है, ठीक है, तो यमुना तो अपना एरिया क्लेम करेगी करेगी, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, यमुना के किनारे घर बना दिए, ठीक है, टेंपल बना दिए। कुछ तो ऐसे आपको भारत में एयरपोर्ट्स के एग्जांपल मिलेंगे, और रिवर के जो प्लेन्स नहीं होते, फ्लड प्लेन्स, वहां एयरपोर्ट बनाया हुआ है, उसका ड्यूल पर्पस के लिए काम आता है अब। ठीक है, जब बरसात आती है तो वहां पे फिर वो जहाज सारे तैरते हैं, और जब पानी उतर जाता है फिर सारे टेक ऑफ और लैंड करते हैं। आपको कई सारे ऐसे डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये किसका फॉल्ट है, किसका फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का। तो हमें इन एरियाज में एक पूरी ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी जिसको फ्लड जोन प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से कोस्टल प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स उनको कहा जाता है, कोस्टल रेगुलेशन जोन। पहले पूछा हुआ है क्वेश्चन कई बार इसके ऊपर मेंस में भी, तो इनके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, यहां तक क्लियर है सबको।
हाँ जी ऑनलाइन में यहाँ तक क्लियर है सबको?